नमस्कार, मैं हूं MS रावत। अभी बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति भी आ रही है और साल भर हुई आय के विवरण को एक्सेल शीट में समेटने का भी समय आ गया है। तो इन दिस presentation we are going to discuss that time to prepare Excel sheet for compilation of the income from all sources for advanced tax planning। एक बार फिर से आपका SR इन्वेस्टमेंट एकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई एक्सेल शीट। इट इज टू सम अप ऑल टैक्सेबल इनकम्स इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टू वेरीफाई इनकम एंड TDS एंट्री इन फॉर्म 26A। आप सैलरीड क्लास हैं या दूसरे बिजनेस क्लास, जहां से भी आपका इनकम होती है, मोस्ट ऑफ दी दिस इंफॉर्मेशन गोज टू द इनकम टैक्स एंड दे कीप इट इन द 26A। बैंक के इंटरेस्ट हैं, बैंक के या दूसरी कोई भी इनकम है तो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है और 26A में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो इनकम है और TDS जो सैलरी का है या दूसरे सोर्स का बैंक का, क्या इसमें एंट्री हो चुका है कि नहीं। टू इंश्योर दैट ऑल इनकम्स आर एडेड एंड सेव इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। इसमें क्या होगा कि जब हम शुरू से प्लानिंग करेंगे, लास्ट मोमेंट की अफरा तफरी से उसमें कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, फिर रिवाइज रिटर्न भरो, उसकी प्रॉब्लम होती है। तो फ्यूचर रेफरेंस कभी भी आपको इसका देखना होगा कि मेरा उसका, आप कब तक उसको दूसरे फॉर्म्स को देखेंगे। एकदम एक्सेल शीट निकाले और देखे कि मैंने क्या क्या एंट्री दी थी, क्या क्या मैं कुछ भूला तो नहीं या कोई कमी है, तो उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि अपना एक्सेल शीट ये हमेशा आपके काम आएगी। दैट इज ए समरी एट ए ग्लांस जिसको कहते हैं। और जब आप सारी इनकम को सम अप करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, फॉर्म 26A में भी वेरीफाई करेंगे, तो देन यू कैन कम टू नो कि हाउ मच टैक्स आई हैव टू पे फॉर द इनकम ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। एंड TDS और एडवांस टैक्सेस को लगा के आप देखेंगे कि कोई टैक्स बचा है तो उसको भी आप एडवांस टैक्स के रूप में 15 मार्च तक जमा कर सकते हैं। नाउ विल कम टू द चेक लिस्ट फॉर द डेटा कंपाइलेशन। फर्स्ट आई विल डिस्कस बैंक इंटरेस्ट because everybody is getting bank interest. So you have 1, 2, 3, 4 accounts, compile all the interest income and TDS deducted on that. जहाँ TDS नहीं भी डिडक्ट किया है, फॉर्म 26 में TDS नहीं है तो भी अमाउंट आएगी और उस पर आपको बाद में टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम RD से भी आती है, FD से भी आती है। और एक इंटरेस्ट इनकम होती है कि जो IT पिछले साल का जो IT रिफंड आपका आता है उसमें कोई इंटरेस्ट इनकम तो नहीं है, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो योर इनकम। और एक दूसरी चीज़ है कि कई सुपरनेटेड एम्प्लॉयज अपने EPF प्रोविडेंट फंड को वहीं पे रखते हैं, अपनी कंपनी मैनेज करती है, EPF वो करती है तो वहाँ रखते हैं और 3 साल तक उस पर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड लेकिन उसका जो भी इंटरेस्ट होगा दैट विल बी टैक्सेबल। लोग रखते हैं कि ठीक है थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या जस्ट एट द टाइम ऑफ सुपरनेशन दे डू नॉट हैव दिस प्लान वेयर टू इन्वेस्ट इट, तो दे नीड सम टाइम एंड दे कीप देयर मनी इन द कंपनी और इन द EPFO ऑल्सो, बट दैट इंटरेस्ट आफ्टर सुपरनेशन इज टैक्सेबल एंड यू हैव टू मैनेज दैट। अदरवाइज आप भूल जाएंगे और आपको बाद में एंट्री का पता चलेगा तो आपको पेनाल्टी एंड इंटरेस्ट देते रहना है। चेकलिस्ट में दूसरी चीज आती है कैपिटल गेन्स। जिन लोगों का इंटरेस्ट कैपिटल मार्केट में है, स्टॉक मार्केट में है, उनको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% पड़ता है इफ यू आर सेलिंग योर शेयर्स आफ्टर 1 ईयर। 1 लाख के ऊपर आपकी जो भी इनकम होगी उस पर 10% वो मिलता है, टैक्स पड़ता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ यू आर सेलिंग योर शेयर्स बिफोर 1 ईयर 15% टैक्स पड़ता है। पिछले साल में आपका जो भी कोई
नुकसान हुआ हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड लॉस के रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ भी आप याद करने के लिए एंट्री लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे तो उसी में आप टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स का एस्टिमेशन भी करेंगे। एक इस पे डे ट्रेडिंग होती है, सेम डे में आप शेयर बेचते खरीदते हैं, तो जो भी उसमें इनकम होती है दैट गोज यू हैव टू पे टैक्स एज पर योर टैक्सेबल स्लैब, वो आपके इनकम में ऐड हो जाती है। एंड एफ एन ओ ट्रेडिंग का ये तो बिजनेस माना जाता है, और इसका जो बिजनेस के हिसाब से इसमें टैक्सेशन होता है, इसका दूसरा ITR भी भरना पड़ता है। और जनरली जो ज़्यादा लोगों का हो रहा है ये सारी चीज़ें उनका दे जो कि मोस्टली लेस देन 1 करोड़ तक जिन लोगों का ये रहता है टैक्सेबल इनकम, तो अभी 5 लाख to 1 करोड़ तक जो भी हो, तो कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड ज्वेलरी, मोबाइल प्रॉपर्टीज है, मोबाइल प्रॉपर्टीज जैसे लैंड प्लॉट वगैरह आप बेचते हैं, तो 2 साल के बाद पढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, देन उस पर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पड़ेगा। आफ्टर दिस सरचार्ज, अगर आप सरचार्ज 10% 50 लैक्स के ऊपर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो सरचार्ज के ऊपर आपको फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पड़ेगा। और मोबाइल प्रॉपर्टीज जैसे ज्वेलरी गोल्ड इस तरह की हैं, तो उसमें 3 साल के बाद, वो 3 साल के बाद बेचेंगे तभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी। इन पे 20% का फ्लैट तो है, बट वहाँ पे आफ्टर सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद आपको वो पूरा टैक्स देना पड़ेगा, 20.8 कुछ आएगा। तो कुल मिला के इस तरह की हमें देखना पड़ेगा कि, क्योंकि कभी कभी होता है, जो भी टैक्स पेयर्स हैं हमेशा तो ये होता नहीं, तो इसको भी माइंड में रखना है कि कहीं हमारा कोई इस तरह का कैपिटल गेन तो नहीं है। सैलरीड क्लास के लिए तो जनरली सैलरीड क्लास जाते हैं और अपना एक फॉर्म 16 और CA को पकड़ा के, हाँ हमारा कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेगा वो, उसको टैक्सेबल जो बैंक इंटरेस्ट है पूरी अपने एक्सेल शीट देनी होगी। कोई CA या दूसरा आदमी आपके टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका जो भी आपने टैक्स कम दिया, क्योंकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप ही हैं। कल कोई क्वेरीज भी आती है तो आप ही को जवाब देना पड़ेगा, भले आप CA के थ्रू कीजिए एडवोकेट के थ्रू कीजिए वो दूसरी बात है, लेकिन यू आर दिस पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइडिंग समथिंग। कोई भी चीज छोटी छोटी चीजें होती है और वो छूटे नहीं, इसलिए इस तरह की चेक लिस्ट बनानी जरूरी है। पेंशन इनकम्स हैं, जो सुपरनेटेड है पेंशन मिलती है तो उसको टैक्सेबल आती हैं। वो पहले डिविडेंड इनकम टैक्सेबल नहीं होती थी, लेकिन अब डिविडेंड पे जो है जो रिसीवर उसके हाथ में वो टैक्सेबल है, तो उसको आपकी इनकम में वो जुड़ जाती है, तो उसको भी आपको डालना पड़ेगा। आप फॉर्म 26A को खोल के देखिए हर 2 महीने 3 महीने में कि हमारी सारी जो एडवांस टैक्सेज हैं उसमें एंट्री हो रखी है। TDS हमारा जो सैलरी का गया इस क्वार्टर का दूसरे क्वार्टर का, ये सब ठीक है कि नहीं, क्या आपकी एक्सेल शीट से मिल रही कि नहीं। और इंश्योर दैट 80C में अगर आप सैलरीड क्लास है तो PF आपका प्रोविडेंट फंड ही या GPF वगैरह ही 80C के अंदर में 1,50,000 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन नहीं है तो आप PPF का यूज कर सकते हैं, 1,50,000 उस पर डालें और 1,50,000 तक का एग्जम्पशन का फायदा उठाइए। अब आप TDS और एडवांस टैक्सेज आपने जितने दिए हैं उसको जोड़ दीजिए और आपकी टैक्सेबल इनकम के बेसिस पे आपने देख लिया कि मेरे को मोटा मोटा इतना टैक्स पड़ेगा, तो आप बैलेंस टैक्स 15 मार्च तक आप दे सकते हैं। और बाकी जो छोटा मोटा अमाउंट बचता है 5-10 हज़ार रुपया, आप उसको बाद में असेसमेंट टैक्स जब आप भर रहे होंगे तो आपको लगता है कि वहाँ पे अगर आपके ऊपर असेसमेंट टैक्स आता है पेनल्टी की वजह से या इंटरेस्ट की वजह से, तो उसकी वजह से आप वो कर सकते हैं। क्योंकि डिविडेंड इनकम है या जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसको क्वार्टर के हिसाब से होता है। इसका जो क्वार्टर में जो आपकी गेन होता है तो उसी में उसका जाना चाहिए। अगर आप इसका टैक्स दूसरे क्वार्टर में बढ़ता है तो उतना आपको सिस्टम कैलकुलेट कर देता है और आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें रखते हुए और उसमें असेसमेंट टैक्स भरना पड़ेगा। इस प्रेजेंटेशन को हम यहीं ख़त्म करेंगे एंड
I request you to like and subscribe this presentation, this video. Thank you very much.